अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले मैं आज आपको एक कुछ नई चीज़ों के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है वो अपना जो पेंडिंग प्रोजेक्ट था जिसको हम कंप्लीट कर रहे थे उसको हम कंप्लीट करेंगे, 3D शेप्स वाला। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज का सेशन है हमारा, उसके हवाले से जो आपको नई चीज़ें बतानी है वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की तरफ हम जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्ट जेएस की एक न्यू एप्लीकेशन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, न्यू एप्लीकेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं रिएक्ट जेएस की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो रिएक्ट जेएस की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐप की आपके पास एक कमांड होती है जो कि आपको रन करनी होती है न्यू एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल इस कमांड को मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कमांड रन कर रहा हूँ मैं, और इस कमांड के अंदर जो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ इसका मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ राउट्स। ठीक है। तो इस सेशन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि राउट्स क्या होते हैं, तो राउट्स के बाद हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ हम आगे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, राउट्स के नाम से मैं इसको कर देता हूँ रिएक्ट जेएस राउट्स, आरजे राउट्स ऐप, राउट्स वेब। ठीक है। इस नाम से मैंने एक नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, आरजे राउट्स वेब के नाम से। और जैसे ही मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप राउट्स कैसे बनाते हैं और रिएक्ट जेएस के अंदर राउट्स क्या होते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो राउट्स एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, राउट्स का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ऑलरेडी ओपन कर दिया है मैंने। ठीक है। अच्छा, राउट्स आपके क्या होते हैं एक्चुअली, राउट्स आपके होते हैं जो कि आप अलग अलग पेजेस जब आप यहाँ पर विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जिस पेज के ऊपर हूँ तो आपको यहाँ पर पेज नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ ilmiz.com के ऊपर, तो ilmiz.com के ऊपर जाएं या फिर आप किसी और वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, तो उसके अंदर आप किसी भी पेज के ऊपर आप विजिट करते हैं तो आपको क्या होता है कि आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपके राउट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। राउट्स आपके होते हैं, हर पेज का अपना यूआरएल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं राउट। आप इसको राउट भी कहते हैं और आप इसको यूआरएल भी कहते हैं। ठीक है। तो राउट आपका ये होता है, रिएक्ट जेएस की लैंग्वेज के अंदर हम इसको कहते हैं राउट्स, क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर इसका आप राउटर आप इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, राउट्स यहाँ पर जैसे आपको एक नजर आ रहा है ट्यूटर के ऊपर, राउट आपका क्या होता है कि जब आप यहाँ पर एक नया राउट आप डिफाइन करते हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर, तो उस राउट के अंदर आपको दो चीजें बतानी होती हैं। एक आपको राउट का आपको पाथ बताना होता है कि ये राउट आप कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, और उस राउट के अंदर आपको बताना होता है कि उस राउट के ऊपर आप कौन सा कंपोनेंट आप कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको रिएक्ट जेएस के अंदर आपको बतानी होती हैं जब भी आप रिएक्ट जेएस की किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम करें। ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि नेक्स्ट जेएस के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास राउट्स होते हैं वो आपके पास जो आपका फाइल का नाम होता है वही आपका राउट होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्योरली अगर आप कोई रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपको राउट्स सेपरेटली आपको मैनेज करने होते हैं, जिसके अंदर आप राउट का पाथ आप खुद डिफाइन करते हैं, और उसके साथ साथ उस राउट के पाथ के ऊपर जिस कंपोनेंट को लोड करवाना है आपको, वो भी आपको वहां पर बताना होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पैकेज यूज करते हैं रिएक्ट जेएस का, उस पैकेज का नाम है हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। यह हमारा एक पैकेज है जिसको हम यूज करते हैं। अच्छा, इस पैकेज के अंदर भी हमारे पास काफी सारे अलग अलग पैकेजेस, काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम अपने पास यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये काफी बड़ी लाइब्रेरी है, इसके अंदर हम इसका बेसिक हम इसकी देखेंगे कि आप किस तरीके से आप राउट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आप रिएक्ट राउटर डॉम को आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक न्यू एप्लीकेशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। आप यहाँ अगर यहाँ पर नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पर आरजे राउट्स वेब के नाम से हमने यहाँ पर एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करी है।
इस एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पर कुछ पैकेजेस आपको यहाँ पर नजर आते हैं जो कि डिफॉल्ट रिएक्ट जेएस के पैकेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, इस एप्लीकेशन को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले npm रन स्टार्ट। तो जब मैं इसको यहाँ पर npm रन स्टार्ट चलाता हूँ तो आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन मैंने अभी क्रिएट करी है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि हमारी चल रही है लोकल हॉस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डिफॉल्ट रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि हमने बनाई है क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से, जो कि हमारी ये कमांड होती है नई एप्लीकेशन बनाने की रिएक्ट जेएस की, ओके। अच्छा, ये एप्लीकेशन बनाने के बाद जैसे कि आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इसके अंदर app.js की आपके पास एक फाइल होती है, ठीक है। इस app.js की फाइल के बाद आपके पास यहाँ पर index.js की फाइल होती है। अच्छा, तो ये वाली जो आपके पास फाइल होती हैं ये आपका बेसिक आपकी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप इस तरह की फाइल, इस तरह का फाइल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बना बनाया मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर राउट्स आपको डिफाइन करने हैं तो अभी आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अभी अगर आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन यहाँ पर देखें तो डिफॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर क्या हुआ हुआ होता है कि आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट बना हुआ होता है ऐप के नाम से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक कंपोनेंट आपका ऐप के नाम से बना हुआ है जो कि आपको यहाँ पर कॉल हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस वेबसाइट के अंदर आपके पास मल्टीपल राउट्स आप यहाँ पर नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर चाहूँ कि मैं यहाँ पर अबाउट के नाम से एक मैं अलग राउट बना दूँ और यहाँ पर अबाउट का मेरा कंपोनेंट आ रहा हो, ठीक है, तो वो अभी आपके पास इस एप्लीकेशन के अंदर उसकी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो राउट्स आपको अगर बनाने हैं तो उसके लिए आपको उसकी सपोर्ट सबसे पहले ऐड करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इसने एक app.js के नाम से एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपका एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट यहाँ पर कॉल हुआ हुआ है और इस स्टैंडर्ड कंपोनेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर इसका ये कंटेंट लगा हुआ है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक लोगो आपके पास आ रहा है और इस लोगो के अलावा आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ आ रहा है और ahref आपके पास एक लिंक लगा हुआ आ रहा है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है लर्न रिएक्ट के नाम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ चेंज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपके पास यहाँ पर कंटेंट इसका चेंज हो गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू राउट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वेलकम टू होम राउट, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट आपके पास है होम के नाम से, ठीक है, और एक कंपोनेंट आपके पास है अबाउट के नाम से, about.js। तो ये दो कंपोनेंट आपके पास बने हुए, एक home.js के नाम से है और एक about.js के नाम से। अच्छा, इनके अंदर सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बना देता हूँ पेजेस की डायरेक्टरी, फिर इसके अलावा मैं यहाँ पर बना देता हूँ कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी, ठीक है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड पेज स्ट्रक्चर हमारा होता है जिसको हम फॉलो करना होता है हमें। बेस्ट प्रैक्टिस है इसको फॉलो करना, अगर आप नहीं करते तब भी ये काम करेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको फॉलो करें ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को भी आप इसके साथ कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। मैंने यहाँ पर होम के नाम से एक कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम और यहाँ पर मैं करवा देता हूँ रिटर्न h1 और h1 के अंदर बता देता हूँ वेलकम टू होम, ठीक है। इसी तरह का एक कंपोनेंट मैंने बनाया about.js के अंदर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ अबाउट, यहाँ पर मैं दे देता हूँ aboutillness.com, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब मैं यहाँ पर मेन पेज पे जब मैं विजिट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास होम का कंपोनेंट आना चाहिए जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है वेलकम टू होम, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर अबाउट का कंपोनेंट विजिट करूँ तो मेरे पास अबाउट इलमिस का कंपोनेंट मेरे पास आना चाहिए जो कि मेरे पास है aboutillmiss.com। ये मेरा एक सेपरेट कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको index.js के अंदर जो आपका ऐप का जो कंपोनेंट आपका आ रहा है, तो ये ऐप का कंपोनेंट आपका जो यहाँ पर आ रहा है इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पास एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज का नाम आपका होगा npm i react router dom, ठीक है। ये आपको पैकेज का नाम ये वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये पैकेज आपको यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं इसको आपको पैकेज.json के अंदर अगर मैं दिखाता हूँ
पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज आपको यहाँ पर नजर आएगा, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 6.3.0 आपको इसका वर्जन भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्जन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वर्जन आप अभी जो यहाँ पर ये वर्जन आ रहा है वो आ रहा है 6.3.0। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके उस टाइम के ऊपर इसका वर्जन या तो अपडेट हो गया हो, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप पुरानी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पर आपके पुराने वर्जन भी यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। तो हर वर्जन के हिसाब से इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, अगर आप उसको स्टैंडर्ड अगर आप एक इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर app.js मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने पास इस लाइन को कमेंट करके मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन में यहाँ पर बना देता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ एक्सपोर्ट फंक्शन, या एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है वैसे, अगर यहाँ फंक्शन भी रख दूँ तो इससे भी मेरा काम हो जाएगा, फंक्शन ऐप। ठीक है। और यहाँ पर मुझे रिटर्न क्या करवाना है, यहाँ पर मुझे रिटर्न करवाना है ब्राउजर राउट। यहाँ पर इसका एक टैग होता है, एक कंपोनेंट होता है ब्राउजर राउटर। ठीक है। ये एक टैग होता है ब्राउजर राउटर का। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पर एक और टैग आप यहाँ पर ओपन करते हैं राउट्स के नाम से। ठीक है। आप यहाँ पर एक राउट्स के नाम से एक टैग आप ओपन करते हैं और इसको आप यहाँ पर कॉल करवा देते हैं, और इसके अंदर आप यहाँ पर 3 कंपोनेंट आप एक्चुअली कॉल करते हैं। एक आपका होता है ब्राउजर राउटर, जो कि आपका मेन पेरेंट होता है ब्राउजर राउटर। फिर उसके बाद एक आपका होता है राउट्स, जिसके अंदर आप अपने सारे राउट डिफाइन करते हैं। और राउट डिफाइन करने के लिए आपको एक कंपोनेंट और यूज करना होता है, वो होता है आपका राउट। ठीक है। तो जब आप राउट यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो राउट डिफाइन करते वक्त आप यहाँ पर बताते हैं पाथ। और पाथ आप यहाँ पर 2 चीजें एक्चुअली बताते हैं, एक आप बताते हैं पाथ और एक दूसरा आप बताते हैं एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट के अंदर आप बताते हैं अपना कंपोनेंट। अब यहाँ पर आपका जो पाथ है वो है आपका स्लैश। स्लैश का क्या मतलब है, स्लैश का मतलब ये है कि ये आपका मेन रूट का पाथ है, जो कि आपका होम का पाथ है। ठीक है। तो होम के लिए आप यहाँ पर स्लैश बताते हैं, जो कि आपका रूट का पाथ होता है। फिर इसके अंदर आप बताते हैं कि इस पाथ को जब कोई यूजर विजिट करे तो विजिट करने के बाद यहाँ पर आपको कौन सा कंपोनेंट आपको कॉल करना है वो आप बताते हैं एलिमेंट के अंदर। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर एलिमेंट के अंदर आप इसको बताते हैं, फॉर एग्जांपल होम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है होम का कंपोनेंट। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर बता देता हूँ राउट और पाथ। पाथ के अंदर मेरा एक पाथ है अबाउट। अबाउट के अंदर जो मुझे कंपोनेंट कॉल करना है वो मुझे कॉल करना है अबाउट। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने राउट्स आप यहाँ पर बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अपना सिंपल एक राउट मैंने यहाँ पर बता दिया, और ये राउट मेरा है फॉर एग्जांपल होम। ठीक है। होम के अंदर मैंने बताया कि अगर यूजर मेन होम को विजिट अगर यूजर मेन रूट को विजिट करता है तो मुझे यहाँ पर होम का कंपोनेंट दिखाना है। अगर यूजर अबाउट को विजिट करता है तो मुझे अबाउट का कंपोनेंट दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे अगर अभी आप नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू होम। ठीक है। और वेलकम टू होम के बाद अगर मैं यहाँ पर विजिट करता हूँ अबाउट, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है aboutilmis.com। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर लगाए हैं, ये कंपोनेंट हमारे सही से कॉल हो रहे हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट हमारे सही से कॉल हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास होम का कंपोनेंट भी यहाँ पर आ रहा है और अबाउट का कंपोनेंट भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो हमारे ये कंपोनेंट वाला जो काम हमारा है ये हमारा सही चल रहा है, और इसके अंदर हमें कुछ और चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ लिंकिंग वगैरह अगर मुझे करवानी है तो वो लिंकिंग मैं कैसे करवा सकता हूँ। ठीक है। लिंकिंग करवाने के लिए इसका सिंपल तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पर एक होता है आपके पास आप यहाँ पर आप यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ, और इस डिव के अंदर मैंने एक हेडिंग लगा दी H1 की, और इस हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ मतलब ये मेरा होम का कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ लिंक।
ठीक है। लिंक में लगा देता हूँ। लिंक के अंदर मुझे क्या करना होता है, लिंक के अंदर मुझे करना होगा कि मुझे इसको आप, अगर आप यहाँ पर भी इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ आपको नजर आ जाएगी। अगर आप रिएक्ट राउटर डॉम की अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ आपको नजर आ जाएंगी कि आप किस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ के हिसाब से आप यहाँ पर लिंकिंग आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखें लिंक, और लिंक के अंदर आपको ये नजर आ जाएगा कि आप किस तरीके से आप अपने लिंक यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर लिंक के अंदर मैं इसका बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने टू बताया हुआ है, टू का मतलब ये है कि आप इसको कौन से लिंक के ऊपर भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, टू के अंदर मैं इसको बता देता हूँ अबाउट, और यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ विजिट अबाउट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर विजिट करूंगा होम का पेज, तो यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आएगा विजिट अबाउट के नाम से। और जब मैं यहाँ पर विजिट अबाउट के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर चले जाएंगे अबाउट के पेज के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ फॉर एग्जांपल होम के पेज के ऊपर, अबाउट के पेज के ऊपर अगर मैं होम पेज का लिंक करता हूँ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वही चीज़ आपको इसके अंदर भी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये डिव लगाना जरूरी नहीं है, मतलब ये डिव तो मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि मैं पेरेंट के साथ मैं यहाँ पर दो अलग अलग टैग्स में यहाँ पर लगा सकूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर डिव लगाई है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपने अपने आपके अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर कि आप कहाँ पर आपको लिंक लगाना है। ठीक है, अच्छा, लिंक आपको इंपोर्ट करवाना होता है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो लिंक आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है वीएस कोड के अंदर। अगर आप वीएस कोड यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं और ये यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर करिएगा कि आप यहाँ पर इसको रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से रिएक्ट का आप कंपोनेंट आप इंपोर्ट करवा दें, ताकि आपका रिएक्ट का फंक्शन आप इंपोर्ट करवा दें ताकि आप यहाँ पर यूज कर सकें लिंक को। अगर आपने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ है तो आप यहाँ पर लिंक को यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपोर्ट करवाना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, अबाउट के पेज के ऊपर मैंने यहाँ पर इसको बता दिया विजिट होम। ठीक है, मैं यहाँ पर विजिट होम करता हूँ तो मैं यहाँ पर वेलकम टू होम पे आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर विजिट अबाउट करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर aboutilmes.com के ऊपर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं लिंकिंग इसकी कर सकता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम के जरिए। ठीक है, अच्छा, आई होप कि इसके अंदर आप लोगों को कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें इसके बारे में। जी, ऑल क्लियर। ओके, नाइस। आप देख लीजिएगा, आप जो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको उस पर देख लीजिएगा अनस। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, फिर इसके इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था उसको हम कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर मैं आपको कुछ एक दो नई चीज़ें उसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। तो चलें, अपना जो हमारा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारा 3D शेप्स वाला हमारा प्रोजेक्ट था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3D शेप्स वाला प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने 3D शेप्स वाला प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि हम लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे इसके ऊपर। अच्छा, तो इसके अंदर हमने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले अपनी इमेजेस को यहाँ पर हम लगा लेते हैं, कि हम इमेजेस यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं, और जो हम डिज़ाइन को फॉलो कर रहे थे उसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ उस डिज़ाइन को। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन था जिसको हम यहाँ पर फॉलो कर रहे थे, जिसको हम यहाँ पर बना बना रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। अच्छा, इसके अंदर अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि
सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपनी दो इमेजेस यहाँ पर लगा लेते हैं। दो तीन इमेजेस हमारे पास हैं। अच्छा, दो तीन इमेजेस जो हमारे पास हैं, एक हमारे पास लोगो आ रहा है और दूसरा हमारे पास ये एक इमेज आ रही है। फिर तीसरी इमेज हमारे पास है जो कि हमारी ये बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, तो जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम लगा लेते हैं, लोगो को लगा लेते हैं और ये वाली इमेज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि हमारे इसके अंदर जो इसका लुक एंड फील है वो हमारा आ सके। ठीक है, अच्छा, लोगो लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से मैं लोगो को एक्सपोर्ट करता हूँ। लोगो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लोगो का सिर्फ उतना ही साइज मैं यहाँ पर लूंगा जितना साइज इसका होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा साइज में इसका कोशिश करूंगा कि वो यहाँ पे मेरा अवॉइड हो जाए। ठीक है, तो जो लोगो का हमारा साइज है वो साइज हमारा है ये वाला। इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ पीएनजी, और पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 3D शेप्स का मेरा प्रोजेक्ट है। 3D शेप्स के प्रोजेक्ट के अंदर मैं एसआरसी के अंदर एक इमेजेस की डायरेक्टरी है मेरे पास, इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना लोगो में यहाँ पर इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ लोगो डॉट पीएनजी। ठीक है, लोगो डॉट पीएनजी के नाम से मैंने अपना लोगो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस की डायरेक्टरी नजर आएगी आपको, और इसके अंदर आपको लोगो डॉट पीएनजी आपको यहाँ पर एक फाइल आपको नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे थे वो इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे थे। इसके अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स हमने बनाए थे और कुछ हमने पेजेस इसके अंदर बनाए थे। अगर आपने पुराने सेशन, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट आप इसका देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ और मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे ये लोगो मुझे अगर यहाँ पर लगाना है तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले लोगो जो मुझे यहाँ पर लगाना है वो लगाना है मुझे हेडर के अंदर। ठीक है, हेडर का जैसे हमने यहाँ पर एक अलग कंपोनेंट बनाया हुआ है, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज माय लोगो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IMG SRC, जो कि हम इमेज लगाने का हमारा तरीका होता है। इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ import logo डॉट png। ठीक है, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ लोगो फ्रॉम इमेजेस लोगो डॉट png। ठीक है, यहाँ पर मैं इसी तरीके से इसको यहाँ पर लोगो सेट कर देता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लोगो इसका नजर आ जाएगा। ठीक है, लोगो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसका, जो कि मैंने यहाँ पर कॉल किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया इस लोगो को, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अगर यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट दे देता हूँ तो आपको यहाँ पर लोगो यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस लोगो को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इस लोगो के पाथ से, और आपको एक यहाँ पर नाम आपको देना पड़ेगा। ये नाम आपका कुछ भी हो सकता है, आप इसको IMG1 करके भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जिस नाम से भी यहाँ पर आप कॉल करेंगे वो नाम आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका लोगो वहाँ पर डिस्प्ले हो सके। ठीक है, तो जो भी नाम आप यहाँ पर कॉल करेंगे वो नाम, उस नाम से आपको यहाँ पर अपना लोगो कॉल करना पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मल HTML के अंदर और रिएक्ट के अंदर आपके पास ये डिफरेंस होता है कि जब भी आप लोगों को आप कॉल करें, जब भी आप किसी भी इमेज को आप कॉल करें तो उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं React.js के अंदर, फिर उसके बाद आप यहाँ पर यूज करते हैं उसके वेरिएबल के नाम के साथ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी होती है ऑल्ट की। ऑल्ट के अंदर आपको बताना होता है जो भी आपका इस इमेज का जो आपका जो टेक्स्ट है वो आपको बताना होता है। ठीक है, जो भी रेलिवेंट टेक्स्ट है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये आपका लोगो आ रहा है यहाँ पर, तो लोगो के अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंपनी का नाम बता सकते हैं। कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल 3D शेप्स। ठीक है, ये कंपनी का नाम हमने बता दिया, और फिर मतलब ये इमेज का हमने यहाँ पर एक रेफरेंस हमने बता दिया, और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक SRC के अंदर हमने इसका लोगो यहाँ पर बता दिया। तो अब आपको यहाँ पर लोगो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है हेडर के अंदर, और यहाँ पर आपको आपका ये फॉर्म वगैरह भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी इमेज भी कॉल कर लूंगा। दूसरी इमेज मेरी है ये वाली। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इमेज मेरी यहाँ पर आ रही है इस इमेज को भी मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट
और इसको भी मैं पीएनजी के अंदर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ वेक्टर डॉट पीएनजी, सेव। ठीक है, जैसे मैं इस इमेज को सेव करता हूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी ये इमेज आपको यहाँ नजर आ जाएगी वेक्टर डॉट पीएनजी के नाम से। ठीक है, ये इमेज आपको यहाँ नजर आ रही है। अच्छा, अब आपको ये इमेज अगर आपको यहाँ पर कॉल करनी है तो वो आपको कहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी? वो इमेज आपको कॉल करनी पड़ेगी आपके पास जो हीरो सेक्शन है, इस हीरो सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक इमेज का हमने यहाँ पर एक कंटेंट राइट हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप उसी तरीके से आप यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे वेक्टर, और यहाँ पर आप बताएंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर आप बताएंगे इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आपकी इमेज का नाम। ठीक है, ये बताने के बाद आप यहाँ पर img कॉल करेंगे, src वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये इमेज यहाँ पर कॉल कर दी। अब आपको यहाँ पर ये इमेज भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, इमेज के साइज के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम यहाँ पर सबसे पहले खत्म करते हैं। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास क्यों आ रहा है? डिफरेंस हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज की हमने यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम विड्थ हमने यहाँ पर सेट नहीं करी। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके पास डिफॉल्ट इमेज का साइज है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो इमेज मैंने लगाई है उस इमेज की मैं यहाँ पर सबसे पहले उसकी डिफॉल्ट विड्थ में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिफॉल्ट विड्थ सेट करने के लिए मैं यहाँ पर img के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ मैक्स विड्थ 100%। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी इमेज की विड्थ मैंने बता दी मैक्स विड्थ 100%। तो अब आपको यहाँ पर जो इमेज नजर आ रही है, ये इमेज अब आपको यहाँ पर बिल्कुल सेट नजर आ रही है, इसके अंदर अब कोई प्रॉब्लम आपको इमेज में नजर नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक पार्ट इसका रह गया बैकग्राउंड इमेज वाला कि मुझे इसकी बैकग्राउंड इमेज मुझे लगानी है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मैं बैकग्राउंड इमेज को सबसे पहले एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक अलग से बैकग्राउंड इमेज इसकी निकली हुई रखी है, जिसको मैं यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड इमेज को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ वेक्टर बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ पर अगर नोटिस करें तो जो बेस्ट प्रैक्टिस इसकी होती है, जब भी आप कोई भी इमेज के नाम वगैरह आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर जो भी फाइल का नाम या आप जो इमेज का नाम आप यहाँ पर रखते हैं, तो वो आपके पास जो इमेज का नाम होता है, जो फाइल का नाम होता है इमेज की, वो नाम आप स्मॉल लेटर्स के अंदर आप रखते हैं और उसके अंदर आप कोई स्पेस वगैरह आप नहीं लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसको आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, यहाँ पर मैंने इसकी बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड इमेज हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्सपोर्टेड हुई भी नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये बैकग्राउंड इमेज मुझे कहाँ पर लगानी है? ये बैकग्राउंड इमेज मुझे लगानी है अपने पास हीरो सेक्शन के ऊपर। जो हीरो सेक्शन हमारा आ रहा है, ये हीरो सेक्शन हमारा आ रहा है, जो इस हीरो सेक्शन की सेपरेट सीएसएस है हमारी, इसके अंदर हमने बैकग्राउंड के नाम से अपना एक एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ स्टाइल। इसके अंदर मैं बताऊंगा यूआरएल, और यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पर बताऊंगा इमेजेस के अंदर वेक्टर अंडरस्कोर बीजी डॉट पीएनजी। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज अपनी बता दूंगा। तो अब आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी अब आपको यहाँ पर नजर आ रही है, बैकग्राउंड इमेज भी आपकी यहाँ पर आपको यहाँ पर लगी हुई नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक दो चीजें मैं और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रॉपर्टीज होती हैं, बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं। एक आपकी एक्स पोजीशन होती है और एक आपकी वाई पोजीशन होती है, तो आप दोनों आप अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड साइज के अंदर भी आपके पास मल्टीपल साइजेस आपके पास होते हैं। एक आपके पास कवर होता है और कवर के अलावा भी आपके पास साइजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज के अंदर अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 500 पिक्सल का आपको यहाँ पर बैकग्राउंड नजर आएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर इसके अंदर नोटिस करेंगे तो वो 500 पिक्सल का आपका एक बैकग्राउंड आपका अब यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है मतलब आपका बैकग्राउंड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये बैकग्राउंड आपका यहाँ खत्म होता है
खत्म होने के बाद वो वापस आपका बैकग्राउंड वहां पे रिपीट हो जाता है, फिर ये खत्म होता है, फिर ये वापस आपका रिपीट हो जाता है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आपका बैकग्राउंड और बाय डिफॉल्ट आपका रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप इसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं नो रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड अब आपको रिपीट होकर नजर नहीं आएगा। अब आपको 500 पिक्सल का आपको एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि आपको यहाँ सेंटर के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन सेंटर करी हुई है। मैं अगर इसको टॉप कर देता हूँ तो अब आपको ये टॉप पर नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के हम मल्टीपल चीजें हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर काफी सारी मैंने आपको नई चीजें भी मैंने बताई हैं, जो कि पहले हमने HTML CSS के सेशन के अंदर हमने नहीं देखी थी। लेकिन ये है कि मैंने जैसे बताया था आपको कि हम प्रोजेक्ट बेसिस के अंदर हम इसकी जो है वो मजीद हम लर्निंग्स करेंगे। तो जाहिर है कि अब हमारा HTML CSS और हमारा जो है वो React JS साथ साथ चल रहा है। तो मैं आपको इसके साथ साथ में जो प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर मैं जो भी इसकी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको इसके साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि हम इसको कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड पोजीशन मैंने 500 बताई थी, इसको मैं कर देता हूँ कवर, ठीक है। कवर का मतलब ये होता है कि ये आपका सिंगल बैकग्राउंड आपका एक पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है, पूरे सेक्शन के विड्थ और हाइट के हिसाब से कवर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने मेन्यू को थोड़ा सा स्टाइल बेटर करना है। मेन्यू का स्टाइल बेटर करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर मेन्यू के अंदर जो हमारा स्टाइल आ रहा है, वो स्टाइल हमारे पास हमने यहाँ पर दो अलग अलग क्लासेस हमने डिफाइन करी थी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ header.js के अंदर, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा आपका मेन्यू, ठीक है। मैं चला जाता हूँ header.css के अंदर, यहाँ पर आपको नेविगेशन नजर आएंगे, और नेविगेशन के अंदर आपको मल्टीपल स्टाइल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि हमने अप्लाई किए हैं। लेकिन हमारे स्टाइल के हिसाब से वो स्टाइल्स काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें कुछ और भी स्टाइल हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक्टिव अगर कोई एक्टिव नेविगेशन है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपके पास जो ए है, उस ए के अंदर आपको बॉर्डर बॉटम आपको अप्लाई करना है, बॉर्डर बॉटम कलर आपको अप्लाई करना है। बॉर्डर बॉटम कलर आपके पास क्या होगा, कलर आपके पास होगा ये वाला, ठीक है। कोई भी एक कलर हम इसके ऊपर से हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने एक कलर अप्लाई किया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्टिव की क्लास आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर एक्टिव की क्लास तो आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर बॉर्डर बॉटम आपको नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि हमने इसके ऊपर बॉर्डर बॉटम कलर तो हमने अप्लाई कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। तो हमने एक्टिव के ऊपर हमने सिर्फ कलर हमने अप्लाई किया है, लेकिन इसके विड्थ वगैरह तो हमने अप्लाई नहीं करी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर बॉटम सॉलिड, 3 पिक्सल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो बॉर्डर बॉटम होगा उसका जो स्टाइल है वो आपका ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब सिर्फ कलर आपका ट्रांसपेरेंट होगा। स्टाइल आपका सॉलिड होगा, और उसकी जो बॉर्डर का की जो आपका वेट है वो आपका होगा 3 पिक्सल, ठीक है। लेकिन जब नेविगेशन के अंदर एल के ऊपर एक्टिव अप्लाई हो जाएगा, तो उसके अंदर जो आपका ए है उसके ऊपर बॉर्डर बॉटम का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट से ओवरराइड होके वो कलर आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर बॉर्डर आपको नजर आएगा होम के अंदर, ओके। अच्छा, फिर इसके अलावा अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको कुछ पैडिंग्स वगैरह भी आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी पैडिंग अप्लाई करता हूँ। पैडिंग मुझे कितनी अप्लाई करनी है? पैडिंग मुझे अप्लाई करनी है 25 पिक्सल। पैडिंग में अप्लाई कर देता हूँ 25 px। और जो बॉर्डर की जो हमारी का जो हमारा वेट है वो हमारा यहाँ पर है 1 पिक्सल, ठीक है। जिसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा खुद ही रखा है ताकि वो आपको विजिबल हो सके, ठीक है। आपको यहाँ पर इसके नीचे पैडिंग भी नजर आएगी। अगर आपको ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप इसको 25 से हटा के 20 भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं इसकी पैडिंग। हॉरिजेंटल पैडिंग भी मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ।
अच्छा, अब इसके अलावा हमने यहाँ पर कोड का भी हमने स्टाइल डिफरेंट किया है, तो कोड का स्टाइल डिफरेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक क्लास ऑलरेडी अप्लाई करी हुई है BTN कोड के नाम से। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो हेडर के अंदर जो मैंने यहाँ पर li एक्टिव की क्लास अप्लाई करी है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि जो BTN कोड की क्लास है उसके अंदर जो A है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा, सेम बैकग्राउंड कलर जो बॉर्डर बॉटम का कलर है, और इसका कलर हो जाएगा आपका व्हाइट। ठीक है, व्हाइट का जो कलर कोड होता है वो आपका 6F होता है, मतलब FFF। ये आपका व्हाइट का कलर कोड होता है, और जो आपके पास ब्लैक कलर कोड होता है वो आपका 000000, मतलब 60 आपके पास ब्लैक का कलर कोड होता है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर कोड के ऊपर आपको यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इसकी पैडिंग भी आपको नजर आएगी, जो कि अननेसेसरी इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैडिंग है, जो हमने यहाँ पर सारे ए के ऊपर अप्लाई करी है। लेकिन अगर हमें इसको ओवरराइट करना है, हम चाह रहे हैं कि पैडिंग इसकी ये वाली अप्लाई नहीं हो, इसकी अपनी पैडिंग हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पैडिंग यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब आपको यहाँ पर इसकी पैडिंग नजर आ रही है। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 100 px। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कोड का स्टाइल भी आपको नजर आ रहा है, पैडिंग अभी भी थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो इसको मैं कर देता हूँ 5 और इसको मैं 20 ही रख देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर पैडिंग नजर आएगी, जो कि अब मोरलेस आपको सिमिलर लग रही है। ठीक है, इसके ऊपर हमें कलर भी अप्लाई करना है, जो क्योंकि अभी जो कलर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है थोड़ा सा, जिसका डिफॉल्ट लिंक का कलर होता है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था, अब यहाँ पर ब्लैक कलर यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने पास ये स्टाइल हमने यहाँ पर बनाया है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फुटर रहेगा, तो मैं क्विकली इसका फुटर को भी कंप्लीट करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फुटर आप कैसे कंप्लीट करेंगे। फुटर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये सोशल मीडिया आइकन्स हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहले हमें इन सोशल मीडिया आइकन्स को फॉन्ट आइकन्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉन्ट आइकन्स को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पर एक फॉन्ट आइकन्स की लाइब्रेरी होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कैसे आप लगाते हैं फॉन्ट आइकन्स की लाइब्रेरी। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, एक लाइब्रेरी होती है आइको फॉन्ट के नाम से, इसी तरह की और भी लाइब्रेरीज होती हैं, एक लाइब्रेरी होती है आपकी फॉन्ट ऑसम के नाम से। ठीक है, ये आपके पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आप यहाँ पर अपने पास आइकन फॉन्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इमेजेस आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपल यहाँ पर फॉन्ट ऑसम या फिर आप आइको फॉन्ट या फिर और भी काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल आइकन्स के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पर सारे आइकन्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जो कि आपके फॉन्ट आइकन्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी इमेजेस नहीं होती हैं, तो आप इसको जितना चाहें आप इसको इसका फॉन्ट साइज आप इसका इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये आपके फॉन्ट साइजेस होते हैं, ये आपके फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ फेसबुक, तो आपको फेसबुक का आइकन आपको नजर आ जाएगा। इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ ट्विटर, तो आपको ट्विटर का आइकन नजर आ जाएगा। इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ बिहेंस का आइकन नजर आ जाएगा आपको। इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, तो आपको इंस्टाग्राम का भी आइकन आपको नजर आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉन्ट आइकन्स की लाइब्रेरी होती है जिनको आप आसानी से आप यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ नजर आ जाता है। आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना होता है, आप सिंपल इसको यहाँ पर डाउनलोड करें, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ फाइल्स आपके पास यहाँ पर आती हैं। आप यहाँ पर सिंपल एक फाइल आपके पास होती है icofont.min.css, इस फाइल को आप यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको जहाँ पर आपकी app.css रखी हुई है वहीं पर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इसको लगा देंगे, तो यहाँ पे लगाने के बाद आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दें। सिंपल इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा आइको फॉन्ट